रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। तो चलिए, फंड्स मिले ना ही किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी है, मगर हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अदालत का जो कहा जा रहा था कि धुआं निकाल दिया जाएगा, ये बात थी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो उन्होंने की, मगर अदालत ने उन्हें बुलाया और उन्हीं का धुआं भी निकाल दिया। सरदार तनवीर इलियास तौहीन अदालत में घर भेज दिए गए। सवाल यह है कि क्या हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है वो भी ऐसे ही किसी फैसले की जानिब बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ सुप्रीम अदलिया के जजेस के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं, क्या अदालती बहरान में ये ठंडी हवा का झोंका साबित होंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, इलेक्शन कमीशन तो निकल गया इस केस के अंदर से कि जी हम ताउन नहीं कर रहे, मगर हुकूमत बड़ी चिल मूड में हमें नजर आ रही कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आज रिपोर्ट जमा कराई है, फंड दिए हैं कि नहीं दिए उन्होंने। नहीं, खैर इलेक्शन कमीशन भी निकला नहीं है। उन्होंने भी पहले भी जो है 8 अक्टूबर की डेट दे दी, उसके बाद ऑर्डर शेड्यूल आ गया, उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त लिख दी, ख़त लिख दिया कि 57, 58 जो कानून है उसके अंदर तब्दीली की जाए इलेक्शन का एक्ट के अंदर। सो निकला नहीं है, मगर उनके थ्रू ज़ाहिर है जवाब तो गवर्नमेंट ने देना था। तो गवर्नमेंट का जो उन्होंने लिफाफा सील्ड दिया गया है, बस ज़राए के हवाले से आज सारा दिन ये ख़बरें टीवी पे चलती रही हैं कि उन्होंने पैसे देने से भी इनकार कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और दूसरा उन्होंने कहा जी हम आपको सिक्योरिटी भी फराहम नहीं कर सकते, कोई 75,000 दे सकते हैं, जबकि 3 लाख की फोर्सेस कमी है। ये ज़राए के हवाले से ख़बरें चलती हुई हैं। वैसे वो सील्ड लेटर गया हुआ है, तो ये ज़राए पे इन्हिसार है। तो अगर ऐसा है तो फिर अब जो है और सच में ये ज़राए से तो चलती रही हैं, मगर राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है उसको इंडोर्स करता है। उन्होंने कहा जी उनका अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो फिर ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो साथ में उन्होंने ये भी फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर को बुला लें। उनका जी प्राइम मिनिस्टर को बुला लें, तो प्राइम मिनिस्टर ने काबीना की साथ में दिया, काबीना को भी बुला लें, और काबीना ने ये फैसला पार्लियामेंट कर दिया है, तो सारी पार्लियामेंट को ही फारिग कर दें। थोड़ा सा उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या तमस्कुर का पहलू भी था कि डेयर करना होता है ना, अंग्रेजी में कहता है कि करके दिखाओ, हाँ। करके दिखाओ वाली सूरत हाल है। सो अब अदालत पे आ गई है। एतजाज हसन साहब तो आर्टिकल में अपने लिख चुके हैं, आज भी कह रहे थे कि इन्होंने चाकू छुरियाँ निकाल ली हैं, तो चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि अब अपनी तलवार निकालें, हाँ। और लहरानी शुरू कर दें। वो जो अब देखना यही है, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक के तो मूड से पता चल रहा था उनके कि जिस तरह वो 9 से 7 आए, 7 से 5, फिर 4, फिर 3, तो वो उनके मूड से पता चल रहा है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मगर उसका तरीकाकार क्या होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, कैसे होगा, इस पे सवालात हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या पहले वो सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और ख़जाना इनको बुलाएंगे या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बुला लेंगे। तो क्योंकि जवाब तो आ गया, उनके ही बिहाफ पे आया गया। तो दोबारा दूसरा ये है कि पहले अपने फैसले में अदालत ने ये लिखा था कि तमाम एजेंसियाँ, फ़ौज, अदारे जो है ना इस इलेक्शन कमीशन की हेल्प करें, इलेक्शन मुआवनत करें और इलेक्शन करवाने में। तो उसके अंदर ये वर्चुअली 190 के तहत है, मगर 190 को मेरा ख्याल इन्वोक नहीं किया था। ये 190 के तहत ये लाजिम है कि जो है अदालत कह सकती है कि तमाम इदारे जो हैं वो इस काम के लिए मुतय्यन है और ये इलेक्शन कमीशन को मुहैया करें। वो ऑर्डर होता है, वो पूछा नहीं जाता। तो ये भी देखना है कि कल वो दोबारा एक मौका देते हैं कि 190 के तहत वो कहते हैं कि जनाब एक दफ़ा और सुन लें इनसे, जवाब आपका नाम ही है कि नहीं है, जो कि पक्का नाम है नज़र आ रहा है। तो अब ये दूसरा सवाल इसके मतलब ये है कि इतना जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया हुआ है, जी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया हुआ है। और आज इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के साथ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी जो है ना वो फारिग कर दिए गए हैं, तनवीर इलियास साहब। और उसके मतलब मैं देख रहा था फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि बिल्कुल अदालतों के एहतराम लाजमी और हम उनके फैसलों से सरनगू करते हैं, चाहे हमें एतराज़ भी हो, चाहे हमें अच्छा ना भी लगे।
तो वो एक किस्म का मैसेज दे रहे थे ये कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट अदालत के मुताबिक जो है इस तरह ही डेरिंगली फैसला करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम हो या पाकिस्तान का, ये एग्जैक्ट वर्ड्स बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहा गया था। तो अब ये सबसे अहम सवाल ये है कि गवर्नमेंट के अंदर जो इतनी मज़ाहमत की, इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है कि बाकायदा वो नज़र आ रहा है कि इसके अंदर काफ़ी इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब की बली चढ़ जाए, मगर वो जितना कॉन्फिडेंस है तो आया वो शहीद बनना चाह रहे हैं, इस बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जुडिशरी के अगेंस्ट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वोट तो इज्जत को तो बना नहीं सकते हैं, या फिर उनको पीछे से कोई थपकी दी गई है। और इस तरह भी कि भी शहर में खबरें चल रही हैं, फीलर छोड़े जा रहे हैं कि जनाब इनको कहा गया है या समझाया गया है कि राम भली करेगा चढ़ जा सूली। तो ये पता नहीं क्या है, मगर बहरहाल सीधा सीधा बक स्टॉप्स एट द सुप्रीम कोर्ट और सीजे पे आ गया है कि वो ये तो नज़र पहले अगर देखा जाए उनके एक्शन तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो क्या करेंगे, मगर ये किस तरीके से करेंगे, एक दिन में कल कर देते हैं, परसों करते हैं, तरसों करते हैं, एक चांस देते हैं, दो चांस, ये चीज़ें ज़रा तरीक़ाकार के ऊपर रह गई। ठीक है, लेकिन आमिर साहब समझ से बाला एक चीज़ है, ये जो कॉन्फिडेंस हमें नज़र आ रहा है, ये हमें राना सनाउल्लाह साहब में नज़र आता है, मरियम साहबा में नज़र आता है, इसहाक डार साहब के अंदर नज़र आता है, नून लीग के दीगर लोगों में, मगर ये कॉन्फिडेंस हमें मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब में नज़र नहीं आता। उनकी तरफ से अभी तक लबकुशाई नहीं की गई, क्योंकि जो बार है उनके ऊपर, जो बोझ है, वो तो सिर्फ वज़ीर आज़म के ऊपर है, वो तो खामोश है। नहीं, खामोश तो नहीं, बड़े मगर डरे डरे बोल रहे हैं, बड़े मुहतात बोल रहे हैं, और मगर वो वर्ड्स डू नॉट मैटर नाउ, एक्शंस मैटर। तो एक्शन तो जो आज हो गया ना कि ये जो सील्ड लिफाफा जो दिया गया है, जिसके मुतालिक ज़राए के हवाले से खबर दी गई है कि जी, क्योंकि बहाने भी इस तरह के हैं ना, जो सारा दिन खबरें चलती थी कच्चे के अंदर ऑपरेशन, वो 50 साल से ऑपरेशन चल रहा है कच्चे का, और 11,000 फोर्स वहाँ पे भेज दिया है, और जितनी वो कह रहे हैं कि 3,75,000, यही 2008 के अंदर आप देखें इससे ज़्यादा बहुत बुरे हालात थे, रोज़ बम फट रहे थे, सब कुछ हो रहा था, हमले हो रहे थे ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और ANP के लीडरान के ऊपर। तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन थे, आप देखें तुर्खम से लेकर कराची तक इलेक्शन थे। ये एक सूबा पंजाब के अंदर सिर्फ फ़िलहाल होने हैं, उसके बाद KP में होने हैं, शायद एक डेट नहीं होगी, तो उसके अंदर इलेक्शन और जिस तरह का मंजर कशी की जा रही है, उसके बाद तो वैसे ही हुकूमत को इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर इनके सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी बुरी है 1 साल की हुकूमत के अंदर, और फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बुरी है कि वो बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, आगे अदालत ने भी बुला के पूछी इकनॉमिक सिचुएशन के कितनी बुरी है, तो 20 अरब रुपए, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं एतजाज़ हसन समेत कि 18,000 अरब का एक बजट है जिसके अंदर से 20 अरब नहीं निकल सकते। तो मैं देख रहा था 1-2 और लीडरान की बातें चल रही थी कि इतने 20 अरब रुपया तो लोगों से चंदा मांगेंगे। तकलीफ तो बात यह है कि 50 अरब से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों के लिए आज उन्होंने कहा ऐलान कर दिया। मैं देख रहा था वो जो है प्लानिंग डिवीजन की तरफ से 76 अरब रुपए का, और मेरा ख्याल है वो गालबन अगले जो है बजट के लिए है कि वो PCR 1 बनता है, उसका एक तरीकाकार है। तो वो जो आज ये एलोकेशन जो थी ना, ये तजावीज़, ये अगले बजट के लिए हैं। मगर बेताशा स्कीमों में, डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, अभी भी डेवलपमेंट के अंदर जो लास्ट मिनट पे आखिर में पैसा ज़्यादा खर्चा किया जाता है, क्योंकि वरना वो बजट के अंदर जो एलोकेशन हुई होती है खर्च ना करें तो वो वापस चला जाता है। तो ये तो इसमें इफ्स एंड बट्स की जरूरत नहीं होती है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करता है, और इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में 90 दिन की जो भी सूरत हाल हो उसमें तैयारी के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, होता है। इसके अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं है, सीधा सा ऑर्डर। अगर आज इलेक्शन कमीशन का कंसोलिडेटेड फंड से वो ऑर्डर करेंगे, वो दरखास्त नहीं करेंगे, वो ऑर्डर कर चुके हैं, वो वायलेट हो गया। सही है, ठीक है। अगर फिल वक्त ये फर्ज कर लेते जैसा से आपने कहा कि जी हमें नहीं पता कि वो जो रिपोर्ट दी है उसमें एग्जैक्टली क्या है, जराए से ये खबरें चल रही हैं, मेरा सवाल ये कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 190 का सहारा ले। आप मुझे बताइए कि ऑलरेडी 90 रोज से आगे बात बढ़ गई है, अगर 190 का सहारा दोबारा से लिया जाता है बात तो और आगे बढ़ जाएगी। आईनी कदगने भी हैं इस वक्त मौजूद। नहीं, वो उसकी जो है जो आगे 2 दफ़ा वक्त बढ़ा है, वैसे तो 15 अप्रैल को गालबन होने थे, एक महीने के करीब जो है ना फ़र्क पड़ गया है। पर वो 154 के तहत उन्होंने कहा जी ये क्योंकि ये एक वाक़या हो चुका हुआ है, तो जो उनकी
एतजाज़ हसन की ज़बान में कंडोन नहीं किया, उन्होंने नज़रअंदाज किया है, उन्होंने कंडोन किया है, नज़रअंदाज किया, एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये एक ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ये लेट चीज़ हो गई है, ताकि इनकी आसानी के लिए उन्होंने पहले एक और डेट दी थी, अब उसमें मज़ीद गुंजाइश निकाल के। सो मेरा ख्याल है कि जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना वो ज़िद नहीं दिखा रही, वो बड़ी जनरोसिटी दिखा रही है, बड़ी लीनियंसी दिखा रही है। कब तक? और जिस तरह का अब ये सवाल आ जाता है, अगर तो आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट की देखें तो ये स्टेटमेंट उनकी तनवीर इलियास साहब की देखें, उसके मुकाबले में जो यहाँ कहा जा रहा है, नाम ले ले के पब्लिकली गालियां दी जा रही हैं, चीफ जस्टिस का नाम लेके ये एबटाबाद में गाली दी गई, गाली दी गई, हम ना वो दोहरा सकते हैं ना दिखा सकते हैं। और जो बाकी जलसों में कहा जा रहा है, रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं। मेरा ख्याल उनको भी एहसास है कि ये जब ज़्यादा सख्त फैसला किया जाता है या ज़्यादा सख्त बात करनी हो तो फिर लहजा बुजुर्ग कहते हैं नरम रखना चाहिए। चलिए गुफ्तगू में शामिल करते हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। जी चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। दो सवाल हैं पहले मेरे, एक तो ये कि इसके बाद आज उन्होंने ज़राए के मुताबिक जो खबरें चल रही है कि इनकार कर दिया है पैसे देने से भी और सिक्योरिटी देने से भी, तो अब इसके बाद क्या स्टेप क्या होंगे? वजारत ख़जाना, दाखिला और दिफा के सेक्रेटरी बुलाए जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली बुलाया जाएगा? नहीं, देखें, जो डायरेक्शन थी ना सुप्रीम कोर्ट की, वो वफाकी हुकूमत को थी और स्पेसिफिक कुछ वहाँ पे डायरेक्शंस थी। एक डायरेक्शन थी कि जो पंजाब का चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो हैं वो सिक्योरिटी प्लान बना के दें। अब वो देखना है कि क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया। दूसरी डायरेक्शन ये थी वफाकी हुकूमत को कि वो जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर करे, वो फेडरल गवर्नमेंट को थी। तो फेडरल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 90 डिफाइंड है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। और जो तीसरी डायरेक्शन थी वो ये थी कि जो आर्म्ड फोर्सेस की लोग चाहिए वो आप मुहैया करेंगे। अब ये जो तीन डायरेक्शन थी, अब ये देखते हैं कि ये तीनों ही कंप्लाई विद नहीं हुई हैं या इनमें कोई कंप्लाई हुई है और कोई नहीं हुई। तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना अगला ऑर्डर जो है वो जाहिर है कि देना है। वो ज़राए के हवाले से ज़ाहिर है खबरें चल रही हैं कि जी उन्होंने कहा है कि 75,000 हम मुहैया कर सकते हैं फोर्सेस, बाकी 3 लाख की कमी है। ये ज़राए के हवाले से, जब तक ये एक्चुअली सील्ड खत था, सो हम भी ये नहीं एग्जैक्टली कह सकते कि क्या उसके अंदर है, तो सारा दिन टीवी पे चलती रही है तो हम भी दोहरा रहे हैं सिर्फ उसको। मगर ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे वर्चुअली मेरा ख्याल है इन्वोक 190 नहीं किया था, मगर जो फैसला जो ऑर्डर्स थे वो तकरीबन वही थे जो 190 के अंदर कहे जाते हैं कि तमाम इदारों से कहा गया था, पंजाब से भी, निगरान गवर्नमेंट से भी और वफाक के भी रेलिवेंट इदारों के से, कि आप सारे जो हैं ये सहूलतें मुहैया करें इलेक्शन कमीशन को। तो क्या फॉर्मली 190 को इन्वोक करके ये ऑर्डर किया जाएगा? ये एक स्टेज आएगी कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं? नहीं, वो तो उन्होंने जो डायरेक्शन दी है वो तो 190 के तहत ही होगी ना। उन्होंने जो डायरेक्शन दिए हैं वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, 190 तो सिर्फ ये बताता है कि जो भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने देनी है वो बाइंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन जारी की थी, वो बाइंडिंग है। अब अगर वो कहते हैं आके कि जी हम आपकी कंप्लाई विद नहीं कर पा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो अब आगे प्रोसीड करना है। देखिए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अब इदारे का मसला है। सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा खत्म हो जाएगा अगर वो अपनी डायरेक्शंस को इन्फोर्स नहीं कर पाता, और उसके बाद तो फिर पाकिस्तान में क्योस है ना। अगर आपका अदालती सिस्टम ही खत्म हो गया तो बस फिर तो आप जाहिर है कि आप आइन वगैरह तो खत्म हो गया, तो अदालती निज़ाम ही। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये तो अभी एक चूंकि बड़ा मामला है, डिस्कशन हो रही है, लेकिन अगर आप सीरीज देखें कि जिस तरह से हो रही है, स्पेशली ये शुरू हुआ जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया कि आप इलेक्शन करवाएं लोकल गवर्नमेंट के, वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अब तक नहीं हुए। उसके बाद हसन नियाजी ने, अली अमीन गंडापुर ने और बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने अदालतों से जमानतें कराई। वो जमानतें करा के बाहर निकले, उनको और केसों में उठा के जो है वो अंदर कर दिया गया। शहबाज गिल को इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की डीबी ने इजाजत दी कि जी आप बाहर जा सकते हैं। वो वहां पे पहुंचा, वहां पे पूरे लाहौर की पुलिस पहुंची हुई थी उसको पकड़ने के लिए।
अब ये एक सिस्टमैटिक तरीके से एक रवाज, उसके बाद जो बाकी मिसिंग पर्सन और कस्टोडियल टॉर्चर वो तो आपके सामने ही है। अब ये एक मामला इस नहज पे पहुंच गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हम जो करना है कर लें, हम नहीं इम्प्लीमेंट करते। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करना है कि अदलिया का इदारा कायम रहना है या नहीं रहना। अदरवाइज तो फिर देखे ना, सिंपल होगा, लोग अदालतों में फिर जाने का फायदा ही नहीं है। आई कैन टेल यू कि फारूक हबीब जो है वो सिर्फ इसलिए जाके उसने जमानत नहीं कराई कि क्या फायदा, मैं जमानतें भी करा लूंगा, वो उन्होंने दोबारा उठा के ले जाना। चल साहब, आज आज़ाद कश्मीर में जो तनवीर इलियास साहब को हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर की नाअहल करार दे दिया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, तो उनकी जो स्टेटमेंट देख रहा था मैं, तो वो तो बड़ी जो यहाँ कहा जा रहा है जलसों में और पार्लियामेंट में और हर जगह पे, और ये जो बातें आप बता रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वायलेशंस हैं। तो ये दो चीज़ें, एक ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा जनरॉसिटी दिखा रही है, लीनियंट है, या ये कोई इस तरह का इस साइड ट्रैक हो जाता है, नहीं होना चाह रही। और दूसरा ये कि क्या ये मैसेज जाता है कि हाई कोर्ट ने, मैं आपका बयान सुन रहा था कि आपने कहा जी ये बिल्कुल अदालत का जब फैसला आए तो उसके आगे सरनगू किया जाता है, तो ये मैसेज है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को कि इस तरह किया जाता है? देखिए, अभी तक लीनियंसी तो इसको नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल में तो बेबसी जो है वो ज्यादा बेहतर लफ्ज होगा। और अभी तक तो जुडिशियल सिस्टम हमारा जो है वो बेबस होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी लेट गई तो फिर तो देखिए ना, बतौर अदारा ही मुकम्मल तौर के ऊपर अदलिया खत्म हो जाएगी। और इसीलिए ये जो आज एतजाज साहब ने और लतीफ़ खोसा साहब ने और ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के टॉप 50 लॉयर्स जो हैं, जूरिस्ट जो हैं, उनको उन्होंने इनवाइट किया है। और वो ये इस पर ही बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह से जुडिशरी का बतौर इंस्टीट्यूशन ही ख़त्म हो जाना है तो उसका तो फिर जाहिर है कि उसके लिए एक बड़ी डिवेस्टेटिंग इफेक्ट है उसके पाकिस्तान के ऊपर। तो उसको कैसे उस हाल से निपटा जाना है, कैसे निकलना है। तो आई थिंक ये कॉन्फ्रेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये एक अब डिसाइसिव है, या ये फैसला इम्प्लीमेंट होगा या फिर अदलिया बतौर इदारा विल सीज टू एग्जिस्ट। यानी आइन विल सीज टू एग्जिस्ट, अदलिया और आइन इस वक्त यहाँ पे सिनोनिमस ही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतना ज़्यादा जो ये कॉन्फिडेंस, क्या और कॉन्फिडेंस है उनको कि वो ऑलमोस्ट राना सनाउल्लाह डेयर कर रहे थे कि बुला लें जी शहबाज शरीफ को, उसके साथ कैबिनेट को भी, पार्लियामेंट को भी। तो इनका जो सारा ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो क्या वो शहादत के लिए जुडिशरी के अगेंस्ट बयानियां बनाना चाह रहे हैं या उनको कोई थपकी दी जा रही है? दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि PMLN में बहुत नाइव और उनकी जो पॉलिटिकल फैसले हैं वो बड़े सती रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई सीरियसली कंसिडर, मतलब हम सभी समझते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो 1985 से पाकिस्तान की सियासत में बड़े क्रिटिकल प्लेयर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्वियसली आप जो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझता है, ही इज प्रोबेबली द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग की है, या तो वो पाकिस्तान से बिल्कुल ही उनका रिश्ता ताल्लुक चूंकि खत्म हुआ है और उनको समझ नहीं है जमीनी हकायक क्या है। लेकिन बहरहाल ये एक उनका एक अपना होगा कि उन्होंने बिल्कुल जो है अभी तक फैसले गलत किए। और ये फैसला कि जुडिशरी को हुकूमत में होते हुए वो जुडिशरी को एक इदारे के तौर के ऊपर कमजोर करेंगे तो इससे उनका बयानिया अच्छा हो जाएगा, ये भी एक और बहुत ही नाइव और सतही फैसला होगा। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल पाकिस्तान के जो तमाम लॉयर्स हैं वो इसके ऊपर अब मुतफिक हो रहे हैं, और जिस कदर बड़ी सपोर्ट एक वकला की तरफ से तहरीक इंसाफ को अब मिल रही है, वो असल में नवाज शरीफ के इसी बयानिए के नतीजे में मिल रही है। और मुझे नहीं लगता कि जजेस और वकला जो हैं वो इसको लाइन डाउन लेंगे। और पाकिस्तान में हमेशा जो वकला है और जुडिशरी है उसने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो खड़ी हुई है। अभी रिसेंटली तो बहुत बड़ी एक उनकी स्ट्रगल भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह से ये एक और गलत फैसला होगा जिसका नून लीग को
पॉलिटिकली तो नून लीग वैसे ही वाइप आउट हो गई है, तो एक रस्मी तौर पे भी जो उन्होंने होना है वो अब इस फैसले से हो जाए। पर वो एक दो दफ़ा जुडिशरी ने इतनी ताकत ज़रूर पकड़ी है, वो मगर एतजाज़ एहसन और अतर मिनल्ला ज़्यादा थे उसमें, इफ्तिखार चौधरी से ज़्यादा। और इस दफ़ा भी आप कह रहे हैं कि लॉयर्स इस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, पर हमें तकसीम भी नज़र आती है। राना सनाउल्लाह साहब ने मज़ीद ये भी कहा कि मुझे तो 6 अक्टूबर पे भी इलेक्शन नहीं लगते अगर इनका इमरान खान का यही रवैया रहा। और अभी अभी ये मज़ीद रिपोर्ट आई है कि उन्होंने बड़ा कंडीशनल कर दिया है कि जी सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील दें तो बहरान हल हो सकता है, और अगर दूसरा माइट इज़ राइट कह रहा है तो हमसे भी यही तवक्का रखे। तो ये कानून और माइट कैसे आपस में कोएग्जिस्ट करेंगे? मेरे ख्याल में तो राना सनाउल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने। और इसलिए कि देखिए, अक्टूबर में इलेक्शन का मतलब यह है कि आपने अगस्त के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में गवर्नमेंट फारूक हो जानी है। तो अब मई तो आ गया है, मुझे आप बता दें 2-3 महीने में क्या कोई इनकलाब आ जाना है नून लीग की सियासत में कि ये हुकूमत छोड़ देंगे। इन्होंने हुकूमत नहीं छोड़नी। मुझे याद है जब एक दफा जब शुरू में मुशर्रफ साहब आए तो हामिद सरफराज साहब होते थे, आप तो जानते ही हैं, बड़े अपना हमारे फैसलाबाद से बड़े वकील थे, और अपने ये हामिद सरफराज साहब लाहौर वाले हमारे सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे अवामी लीग के। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र है ना, पुत्र जाना कौन है, ये तो जड़ा ना डंडा ही चुकना पैंदा है। तो ये जो है जाता कोई नहीं है, इन्होंने भी नहीं जाना, ऐसे भी डंडा ही चुकना पैना है। हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि आप एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए बातचीत होती, इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके हौसले इतने जवाब दे चुके हैं कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। उसके नतीजे में पाकिस्तान में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इकोनॉमी की कमर टूट गई है। और मेरा ये ख्याल है कि जो जिस किस्म की इस वक्त की सिचुएशन है ना, कि सिर्फ जबर से, सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स को उठा लो, मार लो, मिसिंग पर्सन बना लो, ये कर दो वो कर दो। ये देखें, ये 22 करोड़ का मुल्क है, शायद आबादी यहाँ पे 40 साल से 35 साल से छोटी है। ये पॉलिसी इस मुल्क में तो बहुत डेंजरस है, एंड दिस विल लीड टू ये जो डर है, मुझे डर ये है कि फिर आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह की इन्होंने वो तंजीमों को लाके बैठा दिया, अगर एक कोई भी ऐसा वाकया हो गया जिससे एथनिक वायलेंस शुरू हो गया या कोई वायलेंस शुरू हो गया, हमारे इदारों में सेक्टेरियन इंतहा पसंद तंजीमों को प्रमोट करने के इशारे दिए जा रहे हैं पीटीवी से। वो जी बिल्कुल, और पीटीवी जो है वो करते हैं। आपको मालूम है खान साहब के ऊपर जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, उससे पहले इमरान खान को एक ब्लास्मी का केस बनाने के लिए पीटीवी को यूज किया गया, लोग बैठाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, ये किया गया, और वो हादसा जो है वो डायरेक्टली नतीजा था उस वायलेंस का जो पीटीवी से जनरेट हुआ। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा रिफ्यूज ले रहे हैं पार्लियामेंट के पीछे, कौमी असम्बली के पीछे, कि इस पर काफ़ी बहस तो हो चुकी। मैं चाह रहा हूँ आपका भी ओपिनियन इस पे आ जाए कि ख़ास तौर पर जो 3 बिल इन्होंने पेश किए हैं, मैं बारी बारी उन पर आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा। एक तो ये इलेक्शन के फंड्स और सिक्योरिटी का उन्होंने मामला जो है ना अदालत के अंदर पार्लियामेंट को दे दिया कि जी आप कानून बनाएं और बताएं। इस पे पहले जरा एक बिल, फिर बाकी दोनों पे पूछता हूँ आपसे। तो वो आमिर वो बड़ा सिंपल है ना, आप जरा आर्टिकल 81 कॉन्स्टिट्यूशन का भी निकालें और पढ़ लें। आर्टिकल 81 में लिखा हुआ है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे डायरेक्ट चार्ज क्या क्या होना है। जो डायरेक्ट चार्ज होना है उसमें इलेक्शन का अखराजात है, और जो डायरेक्ट चार्ज है उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट पहले ही वो उसके ऊपर जो है वो बजट में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सेंट दे चुकी है कि वो एज ए मैंडेटरी चार्ज होना है। आज अगर आप देखें तो एहसन इकबाल साहब की सरबराही में प्लानिंग डिवीजन ने मीटिंग की है, 76 अरब रुपया अपने एमएनएज को इन्होंने दिए। अगर आप 76 अरब रुपया जो है वो अपने एमएनएज को एसडीजीज और ये डेवलपमेंट प्रोग्राम में दे रहे हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कह रहे हैं कि 21 अरब रुपया हमारे पास नहीं है, तो वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये तो सरीहन बेईमानी है, और ये इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। इसी तरह से सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को आप दे रहे हैं, पाकिस्तान को जो है वो आप नहीं दे रहे हैं। वो इशारे दिए जा रहे हैं, और काफ़ी मैं टॉक शोज पे देख रहा था, एक किस्म के फीलर्स छोड़े जा रहे थे कि एज इफ जो है एस्टेब्लिशमेंट बड़ी रिलक्टेंट है
इस पे जो है मुहैया करने में अपनी मदद, और एक आधी जगह ये भी कहा सुना गया कि जी वो कह रहे हैं सर्दी के अंदर जो है ना हम ट्रूप्स दे सकते हैं, यानी अक्टूबर, अभी नहीं। देखिए ये फैसला तो ये फैसला तो करना है डिफेंस मिनिस्ट्री में, जो कैबिनेट के अंडर है। ये फैसला जो है ये फौज ने कहाँ डिप्यूट होना है, कहाँ नहीं डिप्यूट होना, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट का फैसला तो नहीं है। ये तो कैबिनेट का फैसला होना है। और कैबिनेट के पाकिस्तान का जो आइन है वो कहता है असम्बलियां टूटेंगी, 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। एक्चुअली इससे सवाए इसके कि हम पूरी दुनिया में अपना एक गैर संजीदा इमेज दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो दहशतगर्द डिक्टेट करेंगे इलेक्शन कब होने हैं। यहाँ पे जो हमारे पास $10 मिलियन भी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। तो जिस किस्म के इमेजेस इस वक्त पाकिस्तान से जा रहे हैं वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान बहैसियत रियासत एक बहुत कमजोर रियासत के तौर पे नजर आ रहा है। और ओवरऑल जो एक पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर आलमी दुनिया की तशवीश। तो सब क्विकली ये जो इलेक्शन कमीशन अभी तक बचा हुआ है, सारा फोकस प्राइम मिनिस्टर पे आया हुआ है। उन्होंने पहले भी अपने 8 अक्टूबर की अपने पास से जो है डायरेक्शन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के डेट दे दी थी। अभी दोबारा उन्होंने तजवीज़ दी है कि जी 57 और 58 के अंदर हमें मजीद ताकत दी जाए, क्योंकि ये ना सदर का इख्तियार है और अदालत का भी इख्तियार नहीं है कि वो अपना शेड्यूल दे सके। उसके मतलब इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी अभी तक अदालत बड़ी लीनियंट रही है कि नहीं? ये अदालत बड़ी लीनियंट रही है और उन्होंने ऐसा जो है वो जो सीधे इलेक्शन कमीशन ने अपने एक अथॉरिटी को मिसयूज किया है उसको भी अदालत ने, मैंने अभी ये कहा है ना कि अभी तक अदालती निजाम से बेबसी आ रही है। अब ये जो है ये एक फाइनल एक मील होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लोगों ने जाना ही नहीं, क्योंकि एज एन इंस्टीट्यूशन आप खत्म हो जाएंगे। लास्टली चॉइस है, क्विकली हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि ये जो आज खुद तीसरा बिल जो कि आज खुद नोटिस की तरफ जो कि अब तेजी से जो है 10 दिन बाद शायद कानून बन जाएगा, तो वो आज हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जनाब ये जब तक कानून ही नहीं बना तो अब तक ना आए। अभी मेरी इतला में देख रहा था कि वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशनें गई हैं। तो क्या जब ये कानून बन जाएगा, जब तक टेकअप करेगी, तो ये कानून जो है इलेक्शन होने में रुकावट बन सकता है? नहीं, देखिए इलेक्शन का कानून तो 224 में है ना, इनके आर्टिकल 224 में कोई कानून उसको तो सरपास नहीं कर सकता। नहीं, वो पिछले फैसले को वो 184(3) के नए कानून के अंदर जो रूल्स हैं तो वो कहें जी पिछला फैसला ही गलत था क्योंकि आज खुद नोटिस का तरीकाकार गलत था। नहीं, वो नहीं हो सकता, वो तो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता ना। बेंचेस फॉर्मेशन कानून के अंदर तो रिट्रोस्पेक्टिव ही डाला ना उन्होंने। नहीं, अपील रिट्रोस्पेक्टिव डाली है, बेंच की फॉर्मेशन रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, जैसे हस्बा एक्ट में उन्होंने देखा था कि क्या सदर ममलिकत इस बिल को साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस नुक्ते को देखना है। तो लेट्स सी कल परसों से जब ये पिटीशन जो है वो जारी है और सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती है तो इस पर क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अदालत जो फैसले करती है वो नज़ीर बन जाते हैं और अदालत के फैसले ही अदालतों को मजबूत किया करते हैं। एक तरफ सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की अदालत की, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान की अदलिया भी हमारे सामने है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से ताकत पकड़ेंगी? क्योंकि दोनों तरफ मिलती जुलती सूरत हाल बहुत हद तक है। ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। एक वो मामला जिसके ऊपर अभी आप और फवाद चौधरी साहब ने भी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, आज़ाद कश्मीर का। आमिर साहब, उन्होंने तो मतलब कहा जा रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, वो भी नहीं एक्सेप्ट की गई। उन्होंने कहा कि नहीं भी आपने तौहीन की है और बड़ा सख्त लहजा था। जी, वो ये वैसे भी तनवीर इलियास साहब जो हैं फारिग होने सियासी तौर पे जा रहे थे, वहाँ पे मेरी इतला ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक पीटीआई में बन गया हुआ था। पीटीआई के अंदर वहाँ भी और वफाक में भी काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो इनसे नाखुश था। तो वो इस हद तक जा रहे थे कि बेस्टर सुल्तान के फॉर एग्जाम्पल वो प्रेसिडेंट हैं, तो वो उनको नीचे से इलेक्शन लड़वा के शायद वो बनते पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ, जो है फॉरवर्ड ग्रुप की सपोर्ट के साथ वो बनाए जाते। तो अब तो अदालत ने वो कर दिया। अब उनके पास चॉइसेस बड़ी महदूद रह गई हैं। वो इसलिए
कि हाई कोर्ट ने उनको नाअहल कर दिया है। आगे सुप्रीम कोर्ट में एक मुश्किल ये आएगी उनको रिव्यू में कि उन्होंने भी इनको आज ही बुलाया हुआ था कंटेम्प्ट के अंदर। सो 3 जजेस हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तीनों के तीनों इनको उन्होंने 2 हफ्ते दिए हुए हैं, मगर अपनी राय का इजहार कर चुके हुए हैं कि हम भी आपको कंटेम्प्ट में जिम्मेदार समझते हैं। तो लिहाजा वो रिव्यू के अंदर वो 3 जज जो हैं वो तो अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। अब क्या तरीकाकार होगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है कि एक कोई एडहॉक जज लेके आएंगे जो कि बेंच के अलावा जो है इनको सुनेगा और अपना फैसला देगा, और हाई कोर्ट का जब फैसला आ जाए बड़ी मुश्किल होती है कि रिव्यू के अंदर वो वाला इस तरह का रिवर्स किया जाए। एक और जो वहाँ बहुत अहम किस्म की डेवलपमेंट है कि वहाँ पे 13 अप्रैल को एक केस अदालत में, आज़ाद कश्मीर की अदालत में आया हुआ है, जो इन्होंने पार्टी वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो रजिस्टर करवाई हुई है PTI ने, वो इमरान खान के नाम पे की हुई है। 3 अप्रैल या 13 अप्रैल आज 11 है, आज 11 है जी, परसों ये परसों तारीख है इस फैसले की। तो ये वहाँ पे वहाँ का कानून ये कहता है कि आज़ाद कश्मीर का शहरी होना लाजिम है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर में उन्होंने तो वहाँ उसको 370 के ज़रिए ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर एक अलहदा सल्तनत है, एक मुल्क अलहदा है, उनका अपना आइन है, अपनी अदालतें हैं, और वहाँ के शहरी ही सिर्फ वहाँ पे जायदाद खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो उसमें उसकी सूरत में इस बात का इम्कान है कि ये तमाम जो हैं पार्ट उनको नाअहल नहीं करेंगे, जो PTI के मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर वो कहेंगे जी ये पार्टी की रजिस्ट्रेशन गलत है, लिहाजा वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जिस तरह के सेनेट में भी हुआ था कि वो लास्ट मिनट पे एतराज़ आ गया था नवाज शरीफ के हेड होने में, तो वो इंडिपेंडेंट थे, तो वो फिर आज़ाद हैं। फिर उनके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगता है ना कि जनाब आपने पार्टी की डिफेंस की है और डिसिप्लिन की और लोटासाजी हुई है, वो उससे भी आज़ाद हो जाएंगे। सो इसलिए तनवीर इलियास साहब के साथ मुझे हर हाल से मुश्किलात ही नज़र आती हैं। मगर कॉरेस्पोंडेंट साहब अगर हमें वो कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सिर्फ मुश्किलात आपको तनवीर इलियास के लिए नजर आती हैं या पूरी PTI के लिए आपको नजर आ रही हैं ये मुश्किलात? नहीं, अभी वहाँ पे यही बड़ा सब सवाल ये है कि वो इन एनी केस मेरी इतला ये थी कि वो जा रहे थे, मगर पीपल्स पार्टी के जो यासीन साहब हैं वो भी बनना चाह रहे थे, मगर फिर फैसला ज्यादा ये था कि क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो PTI की होगी तो उन्हीं का रहने दिया जाए, हम कोलिशन में चले जाते हैं। तो अब ये देखना है कि क्या वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो PTI ही खुद ये जो एक वर्चुअली फिर तो हाईजैक हो जानी थी ना पीपल्स पार्टी के साथ, तो बगैर पीपल्स पार्टी के भी अभी भी उनकी कोई 63% सीटें जो है ना 63 सीटें उनकी हैं, उनके मुकाबले में बाकियों की मिलाएं तो मेरा 20-25 भी नहीं बनती सबकी मिला के भी, तो वो उनके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा नियरली 2/3 मेजॉरिटी है। तो शायद PTI अपने आप में एक भलाई हो गया हो कि तनवीर इलियास से सारे तंग थे, काफ़ी सारे लोग जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था, क्या वही कोई नया प्राइम मिनिस्टर चुन लेते हैं या फिर वो कोलिशन बनाते हैं पीपल्स पार्टी के साथ। सो ये एक क्वेश्चन है, मगर इस फैसले का जो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये उनके लिए एक थोड़ी सी एक मैसेज तो गया है। मतलब अब मेरा सवाल ये फिर करना जायज है कि इम्पैक्ट आएगा, मेरा ये सवाल जायज है। आपका वो है कि अदालतें को देखती हैं कि उन्होंने एक किस्म की एक इंडिकेशन तो दी है कि अगर आपने अपने आप को सर्ट करना हो तो ये तनवीर इलियास साहब की आपने शुरू में स्टेटमेंट दिखाई है, ये तो कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है जो यहाँ हो रहा है और डिफाइंस हो रही है और मज़ामत की जा रही है, तो उसका डेफिनेटली इस यहाँ पे असरात आएंगे। सही है, ठीक है। अभी से कुछ देर में मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर से भी नुमाइंदा खसूसी में ज्वाइन करेंगे, तो जिस तरह से वो ज्वाइन करेंगे इस तरफ आएंगे, तो मेरा ख्याल है आगे भी हमें बढ़ना चाहिए। आमिर साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, मगर इसके साथ साथ जो अदलिया की तरफ से हमें ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं। कहा तो ये जा रहा था कि जी अदालती बहरान हल हो जाएगा, जजीज के दरमियान मुलाकातें हो रही हैं, तो ख़ासतौर पे फ़ाइज़ ईसा साहब को लेके जो एक तनकीद का तूफ़ान कल से शुरू था जब से उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत की थी, तो आज वो थोड़ी सी गर्म हवाएं ठंडी हवाओं में तब्दील हुई हैं। नहीं, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे तो कोई ठंडी हवाएं मुझे शायद लोग सुनना नहीं चाहते या सोचना नहीं चाहते चाहिए। हाँ। मगर इतला ये दी जा रही थी कि ये एक मजीद उन्होंने क्लैरिफिकेशन फ़ाइज़ ईसा साहब ने दी है, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने,
और वो उनकी इससे पहले चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई है, तो उसके बाद ये वाला मज़ीद एलेबोरेशन उनकी तरफ से ये आई है। उन्होंने कल भी मोर और लेस यही क्लैरिफिकेशन हाउस के अंदर भी दी थी, और उसके बाद आज मज़ीद उसको क्लैरिफाई किया है कि जनाब मैं तो गैलरी में बैठना चाहता था, पर मुझे उन्होंने एक किस्म की मेरे थ्रू इज़्ज़त दी। मगर एजाज़ असद जैसे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि चीफ जस्टिस की शायद इजाज़त की ज़रूरत थी उनको वहाँ जाने के लिए। तो अगर चीफ जस्टिस साहब ने माइंड नहीं किया और वहाँ पे हंकी डोरी हो गया है, हनी एंड मिल्क हो गया है, तो फिर ये क्लैरिफिकेशन उनकी मेरा एक्सेप्ट है। अच्छी बात है, ये जो तकसीम है सुप्रीम कोर्ट की, इससे अदलिया का बहुत ज़्यादा, और वो 90 डेज़ के पे किसी जज को कोई एतराज़ नहीं है। वो उस पर तकरीबन एक किस्म का पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है कि 184.3 का जो अज खुद नोटिस का जो तरीकाकार है बेंच बनाने का, वो बिल्कुल गलत है। पिछले 20-30 साल से ये बहस चल रही है, तो अच्छी बात है उसका रिफॉर्म हो जाए। और अगर आपस में बैठ के जजेस जो हैं ये 90 डे को करके ये जो बेंचेस भी चेंज किए हैं, और उन जजों को जिनको पहले शिकायत थी कि उनको शामिल नहीं किया जा रहा, तो मेरा ख्याल है वो अपनी लेगेसी बनाना चाह रहे हैं कि मुनक़िस्म उसको अदालत उज़्मा को इकट्ठा किया जाए, और वो खुद बैठ के ये फैसला कर रहे हैं कि 90 डेज़ को अलहदा कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं हम खुद ये रूल बनाते हैं, बजाय इसके कि गवर्नमेंट को ये इजाज़त दी जाए कि वो कानून बनाए जिसकी कुछ शिकों पे तो उनको डेफिनेटली इतराज़ होगा। और ये बहस है कि आया वो रेगुलेशन ये सुप्रीम कोर्ट बना सकती है या इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल ये एक मुस्बत है। और साथ में मेरा ख्याल है जो अभी चौधरी फवाद बता के गए हैं कि एक पाकिस्तान के टॉप जो जूरिस्ट एंड लॉयर्स जो है ना, वो इकट्ठे हो रहे हैं। जब इतनी एक बड़ी तादाद एक अपनी पिटिशन साइन करके भेजेगी तो उसका एक नाज़मी एक इफेक्ट आएगा, तमाम अदलिया पे आएगा, चीफ जस्टिस पे भी आएगा। लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए आमिर साहब, ये जो कहते हैं कि तुम्हारा जज है, ये हमारा जज है, ये तासुर ज़ायल हो गया इस मुलाकात के बाद जो 40 मिनट तवील थी चीफ जस्टिस साहब के दरमियान और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान, तो इससे तासुर ज़ायल हो गया। ज़ायल तो नहीं मैं कहूँगा, मैं समझता हूँ कि इसकी से थोड़ी सी कमी आई है, मगर आगे देखना होगा कि ये किस तरफ जाता है। ठीक है, आया इस बहाने मेरा ख्याल है तरमिनुल्लाह साहब ने वैसे तो ये अपने उसके अंदर ये जो उनका डिसेंटिंग नोट है, लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से उसकी तशरीह की है, मगर उन्होंने ये कहा है जिसका एतजाज़ असद ने भी अपने आर्टिकल में जिक्र किया है कि वो तो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने तकरीबन ये फैसला दे दिया था कि 90 दिन की ज़रूरत है, मतलब उन्होंने इसको एंडोर्स किया है। इशू उनका आज खुद नोटिस के तरीकाकार पे है, तो मेरे ख्याल उनको भी जो काफ़ी सारे जजेस को डिसेंटिंग जो नोट्स जिन्होंने दी है, वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की जा रही है कि जी वो कोई वहाँ पे आपस में लड़ाई है, तो अच्छा है उनकी तरफ से भी ये अगर मिल के ये क्लैरिफिकेशन आ जाए कि 90 दिन पे वो नहीं है उनका इख्तलाफ, उनका खिलाफ इस इशू पे है, क्योंकि तारीख ने इसको जब जज करना है काफ़ी लोग मिसरीड भी करेंगे। और मैं खुद समझता हूँ कि इसका ये मफरूज़ा कि जनाब उनको 90 डेज़ पे एतराज़ है, वो ये लेना, और ये मफरूज़ा भी कि अगर ये दूसरे जज आ जाते तो इनकी फुल बेंच हो जाता, लार्जर बेंच होता, तो 90 दिन के खिलाफ देना ये PDM का मफरूज़ा मैं नहीं मानता कि कोई भी जज देता। वैसे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के इख्तलाफी नोट का आगाज यहीं से है कि 90 रोज के अंदर ये आइन की हद है, इसी में इलेक्शन होने चाहिए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात करने के लिए आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच मोहम्मद अफजल हमें ज्वाइन करने के लिए। अफजल, पता नहीं आप हमारी पहले यहाँ पे तबसरा सुन चुके कि नहीं सुन चुके, तो जो हमारी इतलाएं अब पहले भी इनके खिलाफ जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ था और इनको हटाए जाने की कोशिश की जा रही थी, तकरीबन होमवर्क मुकम्मल हो गया था। अब जो सूरत हाल है जो सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके पास चॉइसेस बड़ी कम नज़र आती हैं, तो वो क्या फिर ये PTI का वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा टोटली जो है, या ये पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन बनाएंगे जो पहले इतलाएं आ रही थी? जी बिल्कुल, मैंने पहले जो आपका तजिया है वो सुना है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज हैं अब वो जो है वो इस अपील को जो है वो रिव्यू नहीं कर सकते, और डाक जज है जो है वही इसका जो है फैसला सुनेगा। बाकी जो सवाल आपने मुझसे पूछा उसका जवाब ये है कि
पीपल्स पार्टी के पास जो है वो इस वक्त 6 अरकान जो हैं वो उनके कम हैं, वज़ीर आज़म की दौड़ में वो भी शामिल हैं। और अगर बात की जाए पीटीआई की, तो पीटीआई के अंदर आपको इल्म होगा आमिर मतीन साहब के यहाँ पे धड़ेबाजियां बहुत हैं। इससे कबल भी जो है वो पीटीआई आज़ाद कश्मीर जो थी वो तकसीम थी, आपको पता है जो सदर रियासत हैं वो भी वज़ीर आज़म के जो है वो उम्मीदवार थे। और इसके अलावा भी जो दीगर है वो यहाँ पे ग्रुप बंदियां जो है वो दिखाई दे रही थी। और अब चूंकि जो है वो कोर्ट की जानब से एक फैसला आ गया और सेशन भी जो है वो इन है, और 13 तारीख को जो है वो पीडीएम जो आज़ाद कश्मीर में बनी हुई है वो उसकी जो है पीपल्स पार्टी को जो है वो नून लीग की भी हमायत हासिल है। और अब देखना होगा कि जब ये सेशन दोबारा परसों शुरू होगा तो उसमें जो है वो पार्लियामान जो है वो क्या वहाँ पे क्या जो है कार्रवाई जो है की जाती है। लेकिन इस वक्त तक जो मजमूई सूरत हाल है वो ये है कि आयन एक्ट 74 और 17 नंबर शिक 1 के तहत जो है वो कोई भी जो वज़ीर आज़म है वो अगर अपनी कुर्सी जो है वो खाली कर देता है किसी भी वजह से, तो उसके बाद जो मोस्ट सीनियर वजीर होता है वो जो है वो उसको वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाता है। उसके बाद फिर दोबारा से ये प्रोसीजर किया जाता है। जब तक ये प्रोसीजर नहीं होता वज़ीर आज़म का, तब तक मोस्ट सीनियर जो वज़ीर आज़म है वो जो है वो कार्रवाई जो है वज़ारत उज़्मा की जो कुर्सी है उसके ऊपर जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल अच्छा, करता ये है। हमारे पाकिस्तान के आइन में क्योंकि स्पीकर जो है वो नया इलेक्शन फौरी तौर पे करवाता है और जो ही नाअहल होता है उसके फ़ौरन बाद जो है ना पहला काम ही यही होता है कि नए प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बीच में ये देर लग सकती है कि नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट वजीर होता है तो वो टेक ओवर कर लेता है और वो फिर कराता है, तो टाइम फ्रेम में देर सवेर हो सकती है इसमें क्या? जी, ये नया कानून जो है ये गुज़िश्ता साल ही जो है वो पार्लियामेंट ने जो है पास किया है। इसमें इन्होंने एक्ट 74 की 17 नंबर शिक जो है शामिल किया, जिसमें ये शामिल किया गया कि अगर किसी भी वजह से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल करार होता है तो उसके बाद उसी पार्टी का जो मोस्ट सीनियर वजीर होगा। ये लॉटरी किस वजीर की निकली है? जी, हमारे पास तो मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, लेकिन इस वक्त तक जो है सबसे ज्यादा उमर रसीदा कौन से वजीर हैं? नहीं, मैं सीरियसली मैं संजीदा सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आपको है अंदाजा कि कौन से ज्यादा सीनियर वजीर इस वक्त कौन है? जी, राजा फारूक साहब का नाम जो है वो आ रहा है। ये मुजफ्फराबाद से हैं, पीटीआई के जो हैं ये मोस्ट सीनियर हैं वजीर। इस वक्त दौड़ में इनका नाम जो है वो शनीद में आ रहा है। जी। तो ये हो सकता है ये पीटीआई के लिए किस्म की बेहतरी हो रही हो, क्योंकि इनके तनवीर इलियास के खिलाफ coup तो तकरीबन तैयार था। काफ़ी अर्से से ये नंबर्स गेम हम भी सुनते आ रहे, इतलात आ रही थी और फैसला नहीं हो पा रहा था कि किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उस वजह से रुका हुआ है। तो अगर हो सकता है उनकी पार्टी बच जाए, ये उस सूरत में पॉसिबिलिटी है अगर ये तहरीक इंसाफ अगर मुतहिद होकर जो है वो अपना इसी वजीर के ऊपर जो है वो कर लेते हैं कि यही हमें मंजूर है। लेकिन मैं जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूं कि तहरीक इंसाफ जब से गवर्नमेंट में आई है वजीर आजम की कुर्सी जो है वो मतराजा ही रही है। हर किसी की ख्वाहिश यही रही है कि वो इसके मुताबिक फेवरेट है। ये मेरा ब्रेक के लिए जाने का हमें कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां पे इसके बावजूद भी जिस तरह वहां धड़ेबंदी है, ग्रुपिंग है, तो वहां पे ये बरादरियां मैटर करती हैं, तो ये पता नहीं किस तरफ जाएगी। पावर गेम शुरू हो चुकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आप पाकिस्तान में तो लगता नहीं है नवाज शरीफ साहब ने आना है, मगर वो सऊदीया चले गए उम्र की सादत हासिल करने के लिए, इसके ऊपर बात होगी। और अब ये जो बहरानों का एक सिलसिला चल पड़ा है, इसकी भींट आखिर चढ़ता कौन है, ब्रेक से वापस आके जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, सिर्फ मेरे पास 1.5 मिनट है। दरिया को कूजे में आपने तज्जिए के साथ आज का हासिले बहस जो है ना, वो एक जो टोटा था वो ये था कि आज फवाद चौधरी साहब ने, आपने मुझे याद करवाया, दिखाया, बताया कि वो क्या कि वो नवाज शरीफ की तारीफ़ करके गए हैं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का रोल 1990 से की दहाई से, हालांकि 1980, 85, 83 से वो आए हुए हैं, तो बहुत अहम रहा है।
और वो बिल्कुल पता नहीं उनको उस अहम रोल का ये तारीफ़ कर रहे थे। क्या इससे हम पता नहीं अखज़ कर सकते हैं कि उनको कोई एतराज़ नहीं है कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कर लो, चाहे जो है नवाज शरीफ साहब भी वापस आएँ तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। और ये असद उमर साहब एक दो दफ़ा डेर भी कर चुके हैं कि ये मिथ भी तोड़ लें कि जो है नवाज शरीफ के आने से जो है वो कोई फ़र्क पड़ेगा। हम चाहते हैं कि वो आएँ और इलेक्शन में वो ये जो हमें डराया जाता है ये ना डराएं। वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये वो जो अपनी नज़र में उनके एक वेव चल रही है पीटीआई की, वो समझ रहे हैं कि इसमें नवाज शरीफ को बहा के ले जाएंगे। तो ये आज तारीफ जो उनकी थी, ये पता नहीं इसका तनाजुर क्या था, ये फवाद चौधरी साहब बयान करेंगे, मगर मैं और आप इससे बड़े कम अज़ कम महसूस हुए कि फवाद चौधरी के मुंह से नवाज शरीफ की तारीफ कि उनका एक बड़ा 1990 की दहाई से बहुत अहम रोल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रहा हुआ है। तो पता नहीं वो ये भी इशारा दे रहे थे कि शहबाज शरीफ के हवाले से, वो बली देने के हवाले से, कि वो बड़ी सोच समझी बड़ी अच्छी सियासत कर रहे हैं कि इस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को फारिग कराया जाए। बस यही कि जो है शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी, वो कहते हैं ना स्लीपलेस नाइट्स, तो ये कल करने तो जा रहे हैं। तो हमजा आगे ही गायब हैं, वो बिल्कुल सीन से गायब हैं, तो ये अल्टीमेटली वो बली तो इनकी है। तो मैं और आप भी इनकी जगह पे हो तो रात को नींद नहीं आएगी। मैं इनकी जगह पे क्यों हूँ, मुझे इनकी जगह पे आप ना रखें, मुझे क्लोजिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर साहब, आपका देखने वालों को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।